I welcome you all to our channel that is for basically based for the UPSC preparation. और दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी में जो जीएस एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है हमारा जीएस 1 जो पेपर होता है प्रीलिम्स में उसमें मॉडर्न इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। चाहे आप पीसीएस के लिए या किसी भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मॉडर्न इंडिया एक काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए पीसीएस वगैरह कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री के अराउंड कम से कम नहीं तो 25 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। और जहाँ तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात है तो दोस्तों सिविल सर्विसेज में मॉडर्न इंडिया काफ़ी एनालिटिकल होकर के पूछा जाता है। और मान के चलिए कि 18 से 19 क्वेश्चंस होते ही होते हैं या 14 to 15 क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। एक अच्छा खासा एक ना एक लिमिट बना देता है ये, जिसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई मीन अगर मॉडर्न इंडिया को पॉलिटी को आप अच्छे से पढ़ें तो शायद बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है आपकी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में। तो दोस्तों हम लोग इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दैट इज़ स्पेक्ट्रम। हर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो है वो स्पेक्ट्रम ज़रूर पढ़ता है और चाहे किसी भी एग्जाम के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अपने आप में ये एक शॉर्ट नोट्स है। अब मॉडर्न इंडिया इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इतना वॉल्यूमनस है, तो उसको काफ़ी जितना छोटा हो सकता है वो तो राजीव अय्यर साहब ने लिख दिया स्पेक्ट्रम में। लेकिन अब पूरी बुक को बार बार पढ़ना और उन सारी चीज़ों को याद रखना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू पूरी बुक को याद रखना, या एज़ कम्पेयर टू जो उसके हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। और तभी हम लोग बार बार फोकस करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए हर एक चीज़ के। तो इस स्पेक्ट्रम रिवीजन में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि फॉर 10 to 12 days हम लोग रिवीजन कर लेंगे मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम के और उन टॉपिक से फोकस करेंगे जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना एक चैप्टर में यूपीएससी का दायरा बन सकता है, एक लिमिट बन सकता है कि उससे ज़्यादा उससे वहाँ से नहीं पूछेगा। क्योंकि हर चीज़ नहीं पढ़नी होती है, आपको हम लोगों को कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होती है, वही हम इन इस मैराथन में हम देखेंगे। धीरे धीरे मैं लेक्चर्स बनाते जाऊंगा चैप्टर वाइज, और स्पेक्ट्रम के चैप्टर वाइज मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्पेक्ट्रम की बुक लेकर के साथ में बैठें, ताकि मैं जो बोलते जा रहा हूँ तो उस चीज़ को आप समझते हुए चलें और कुछ चीज़ें याद भी रखें आप। तो आज शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो है दोस्तों दैट इज़ एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। आए जब यूरोपियंस का इंडिया आना हुआ, तो यहाँ से हम लोग चालू करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो देखिए इस चैप्टर में दोस्तों एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो है ना, इसमें ज़्यादा हम लोग को मेहनत करनी नहीं है। बेसिकली मॉडर्न इंडिया में आपको फैक्चुअल डेटा ज़्यादा याद रखना है, एंशियंट में भी फैक्चुअल याद रखना है, लेकिन एंशियंट क्या है ना, कुछ ज़्यादा डीप डाउन द नॉलेज हो जाता है वो। लेकिन मॉडर्न ये है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आपको एकदम फैक्चुअल डेटा रखना है अपने दिमाग में, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा रखना है। तो सबसे पहले ये चैप्टर है ना, इसमें हमें नहीं जाना है कि किस चीज़ का ट्रेड हो रहा था, शिप का नाम क्या था, उस वक्त जो कैप्टन था उसका नाम क्या था, ठीक है, कौन से रूट से आए थे, ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर करता है इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी। समझ रहे हैं आप, क्रोनोलॉजी हमें इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ हमें इस चैप्टर से बस याद रखना है। और वो पीसीएस और यूपीएससी सिविल सर्विसेज दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक रीज़न लिखा हुआ है, जैसे कि जो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने येलो से मार्किंग की हुई है कि मर्चेंडाइज था। बेसिकली रीज़न ये था दोस्तों कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे कि यूरोपियंस इंडिया क्यों आए, तो समझ सकते हैं आप, ये बहुत ओपन सी बात है कि यार ऑब्वियसली इकोनॉमिक फैक्टर सबसे बड़ा रीज़न होगा। ठीक है, डिमांड ज़्यादा था वहाँ पर क्योंकि डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा यूरोप में हो रही थी, उसके बाद कहीं और डेवलपमेंट हुई थी। और सी रूट्स जो थे वो बेसिकली अरब्स के उस टाइम पर कंट्रोल में था, लैंड रूट्स जो थे। अब इन लोगों को यूरोपियंस को डायरेक्ट रूट चाहिए था इंडिया के लिए, स्पाइसेस के लिए, सिल्क के लिए, प्रीशियस स्टोन्स के लिए, क्योंकि इंडिया में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मात्रा थी, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे ये। तो इसीलिए दे वर वेरी डेस्परेट टू फाइंड अ रूट टूवर्ड्स इंडिया। उनको एक डायरेक्ट सी रूट चाहिए था इंडिया की तरफ आने के लिए, ताकि अरब्स का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाए। बीच में अरब्स ने काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली कर रखी थी अपनी, जिस सी रूट से ये लोग आते थे। तो डेस्परेशन में सी रूट इंडिया का फाइंड हुआ। किसने किया? वास्को डा गामा ने। ठीक है, वास्को डो गामा जो था वो पहले आया था, और वास्को डो गामा कहाँ से, इतना याद रखना है आपको कि वो सबसे पहले कैलिकट पहुंचा था। कालीकट, CALICUT, ये कालीकट पहुंचा था, और कालीकट पहुंचने के बाद विया गुड होप, केप ऑफ गुड होप, 1498। अगर आप 1498 भी याद नहीं करेंगे ना तो उससे उतना मैटर नहीं करेगा, उतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन ये याद रखना है कि वास्को डी गामा था, कैलिकट सबसे पहले इंडिया में पहुंचा था वो। ठीक है, कालीकट पहुंचा था विया केप ऑफ गुड होप। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से चालू होता है हमारा कि वास्को ड गामा सबसे पहला बंदा था जो यूरोपियन यहाँ पर हमारा आया। ठीक है, सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया, जो हम लोग बोलते हैं कि ढूंढा इसने इंडिया को, इसका ट्रेड पैटर्न देखा या सी रूट ढूंढा इंडिया का, ढूंढते ढूंढते आ गया, तो वो वास्को डी गामा था। एक और क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है दोस्तों कि एशिया की कॉन्क्वेस्ट ऑफ जो वॉर था ना एशिया में,
तो सबसे पहले कौन आया? पोर्टुगीज आए। सबसे पहले पोर्टुगीज आए, याद रखिएगा, पोर्टुगीज आए। उसके बाद फिर इंग्लिश आए, फिर उसके बाद डच आए, उसके बाद फ्रेंच आए, सबसे आखिरी में फ्रेंच, उससे पहले डच, उससे पहले इंग्लिश, उससे पहले पोर्टुगीज, सबसे पहले पोर्टुगीज आए। तो इसी तरीके से ना आप लोगों को ना एक लाइनिंग में याद रखनी चीज़ें, रटना नहीं है, बस चीज़ों को ना एकदम इजी तरीके से चार्ट बना करके याद करते जाना है आप लोगों को। अब देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि यूरोप जो था वो एक बहुत ज़्यादा एडवांस था शिप मेकिंग में कुछ ज़्यादा ही एडवांस उनकी टेक्नोलॉजी हो चुकी थी, और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज था उन लोगों के पास। इसीलिए अरब्स की उतनी एडवांस नहीं थी टेक्नोलॉजी अबाउट शिपिंग को लेकर के, या आर्सलिनिस को लेकर के, गन्स को लेकर के, आर्टिलरीज को लेकर के। इसमें यूरोपियंस की ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी थी उस टाइम तक। तो ये बस आपको रीज़न याद रखना है कि शिप बिल्डिंग में यूरोपियंस काफ़ी ज़्यादा आगे थे। हालांकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूपीएससी से कुछ पूछेगा आपका, ठीक है। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जहाँ यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब कुछ याद नहीं रखना है आपको। मेडिटेरियन, पोप निकोलस, नेविगेटर, ये सब कुछ नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। सीधा आपको ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस में आना है। देखिए ये लिखा है ना, अंडर द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस द रूलर्स ऑफ पोर्टुगल एंड स्पेन डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन देम बाय एन इमेजिनरी लाइन इन द अटलांटिक। ठीक है, अब क्या है, बस आपको इतना समझना है कि वही मैं, देखिए डेट साथ में अगर याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं हर किसी के लिए बोलता हूँ, क्योंकि हर एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं डेट मैटर कर सकता है। जैसे कि बताता हूँ मैं कैसे, कुछ ट्रीटीज़, 4 ट्रीटीज़ देती हैं आपको और उनके सामने ईयर्स लिखती हैं। फिर क्या करिएगा आपको, जब ट्रीटीज़ तो पता है कि ट्रीटीज़ में हुआ क्या था, लेकिन उस ट्रीटीज़ का ईयर नहीं पता है, तो एटलीस्ट 2-3 ट्रीटीज़ का डेट याद रखिए, वो सही रहता है, एक तरीके से बैलेंस रखेगा आपके नॉलेज को। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस जो है, उसका बेसिक रीज़न जो था वो दोस्तों, वो किसके बीच में हुआ था? वो होता पोर्टुगल और स्पेन के बीच में। ठीक है, पोर्टुगल और स्पेन के बीच में हुआ था। किस लिए हुआ था ये बता दिया है कि ईस्ट ऑफ पोर्टुगल एंड वेस्ट फॉर स्पेन। स्पेन कुड क्लेम एवरीथिंग टू द वेस्ट एंड पोर्टुगल कुड क्लेम एंड ऑक्यूपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट ऑफ द लाइन। एक इमेजिनरी लाइन खींची थी, वेस्ट सारा गया स्पेन को, ठीक है, ईस्ट गया पोर्टुगल को। बस इतना याद रखना है आपको, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस का ये था, वेस्ट चला गया स्पेन को, ईस्ट चला गया पोर्टुगल को। ठीक है, अब वास्को ड गामा का मैंने बता चुका हूँ मैं आपको, कालिकट आया था सबसे पहले, देखिए 1498 की बात थी। ठीक है, जोमेंस मारती सारा मैं बता चुका हूँ आपको अभी, इस तरीके से आया था। ठीक है, और इंडियन अरब्स अफ्रीकन, हमारा ऑब्वियसली एक जगह जो थी काफ़ी हॉटस्पॉट थी ट्रैवलर्स के लिए, चाइना, जावा, इंडोनेशिया, अरब्स, अफ्रीकन्स, ये सारे लोग आते थे यहाँ पर, जापानीज़, ये सारे लोग पहले आते थे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इतने रिच थे, इतने एनरिच थे सोर्सेज से, कि पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन हम लोगों ने एक टाइम पे संभाल रखी थी। इतना ज़्यादा हम लोगों में रिसोर्सेज थे हम लोगों के पास। ठीक है, तो वास्को ड गामा का मैंने बता दिया आपको, बस इतना याद रखना है, कालिकट पहुँचा विया केप ऑफ गुड होप। ठीक है, पहुँच करके भाई उसने देखा क्या है क्या नहीं है, फिर उसका सेकंड विजिट लगा, मैटर नहीं करता है। बेसिकली आपको 3 सीज याद रखने हैं, 3 सी। सी फॉर कैलिकट। ठीक है, 3 सी मतलब कि कालिकट के बाद वो दोबारा आया, तो फिर उसने ट्रेडिंग स्टेशंस बनाए। कहाँ कहाँ बनाए उसने ट्रेडिंग स्टेशंस? कैलिकट में बनाए उसने, कैलिकट के बाद कोचीन में बनाया, तो कैननौर। तो 3 सी, 3 सी से वास्को ड गामा का आप याद रखो कि उसने 3 जगह उसने ट्रेडिंग स्टेशन बनाए थे, कालिकट, कोचिन, कैनानौर। ठीक है, कैनानौर हो गया वो तमिलनाडु की तरफ ही हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, बस इतना ही याद रखना, और कुछ ज़्यादा याद रखना है नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। जो मैंने बताया ना, ये देखिए, वास्को ड गामा सेटअप trading factory at Cananore. Gradually, Calicut, Cananore and Cochin became the important trade center of Portuguese. है ना, ये बताया ना मैंने आपको, देखिए अभी। तो ये चीज़ बेसिकली आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, याद आपको इस तरह से रखना है कि इस चैप्टर में कि रूलर्स कौन कौन आए, कौन कौन बंदा आया, क्या उसने किया, और फिर कौन कौन उसके बाद आते गए, बस इतना है, मैंने बताया था। इसके बाद कौन आया आपका? फ्रांसिस दी अल्मीदा। ठीक है, फ्रांसिस दी अल्मीदा, ये आपका पोर्टुगल फर्स्ट गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगल इन इंडिया। ठीक है, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके साथ आपको याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं जाना है इसमें, इसमें आपको याद रखनी है ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मीदा ने ब्लू वाटर पॉलिसी कही थी, जिसको कहते हैं हम लोग कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, जिसको हम लोग कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं। रुकी पेंसिल, मैं तो नहीं, चलिए इसे ऐसे ही बता देता हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी किया था, कार्टेज सिस्टम था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बस आपको इतना याद रखना है कि इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग, मतलब हमें लैंड पे, लैंड की जगह ज़्यादा ओशियन में, उसमें मास्टर बनना है, हमें पानी में ज़्यादा इन्फेक्ट देना है। मतलब कि जो शिप्स थी पोर्टुगीज़ की, ऑब्वियसली मैंने बताया थी स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, तो उन लोगों को होल्ड करना था ज़्यादा सीज पर, ज़्यादा वाटर पर, ना कि हम लोग ज़मीन पर फोर्ट्रेस वगैरह बनाएं। उस चीज़ में पावरफुल होने ज़्यादा बेटर है कि हम लोग एडवांस हों शिप मेकिंग में और शिप्स पर, ताकि वाटर का जो ट्रेड रूट है
वो आने वाले टाइम में इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक एक सिक्योरिटी रखें इन लोगों को, ठीक है। तो पहले फ्रांसिस डी अल्मीदा आया, अभी मैंने बताया आपको फ्रांसिस डी अल्मीदा, ये रहा ब्लू वाटर पॉलिसी, याद कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया आपका अल्फांसो दो अल्बुकर्क, ठीक है। बस सीरीज याद रखते जाइएगा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा के बाद फ्रांसिस डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस डी अल्मीडा कौन सा भाई, कार्टेज सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी कराई थी, दैट्स ऑल, इतना याद रखना है। उसके बाद कौन सा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भी कुछ किया होगा, तो देखिए रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज इन द ईस्ट, आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, among which among the following was actually called to be the real founder of the Portuguese power in the East। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है सिविल सर्विसेज में, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ऐसा कहा गया है कि रियल फाउंडर ऑफ जो पोर्टुगीज पावर इन द ईस्ट दैट वाज अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ये चीज़ आपको याद रखनी है पहली। दूसरी चीज़ याद रखनी है, इसने क्या किया है कि सती, ये देखिए एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस रूल वाज द एवोल्यूशन ऑफ सती। हमारे जो सती प्रैक्टिस होती थी, जिसके राजा राम मोहन रॉय भी काफ़ी लड़े थे इस चीज़ को लेकर, और इन दी एंड वो एंड ही हुआ, ख़त्म ही होना पड़ा, उसे एबॉलिश करना पड़ा। तो उसमें इनका भी काफ़ी काम था। अब ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है आप लोगों को कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए ना कि विच अमंग द फॉलोइंग वर ट्रू अबाउट द अल्फांसो द अल्बुकर्क, तो उसमें ये भी पॉइंट हो सकता है, उसमें दूसरे पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन लर्निंग अबाउट अ पर्सन, दैट व्हाट वर द इनिशिएटिव एंड व्हाट वर द रिफॉर्म्स दैट पर्सन डिड ड्यूरिंग दोज टाइम्स, ओके। सो अल्बुकर्क का पहला पॉइंट क्या था हमारा, कि भाई रियल फाउंडर ऑफ द रियल पावर इन द ईस्ट था, ठीक है। दूसरा, सती एबॉलिश की थी। तीसरा, ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। सुल्तान ऑफ बीजापुर से भाई साहब ने लैंड जो है वो कैप्चर कर लिया था, गोवा को, ठीक है, फ्रॉम बीजापुर, कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने ही रखने, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि चलो यार 2 पॉइंट्स याद रखने, नहीं, आपको ये पॉइंट्स याद रखने ही रखनी, क्योंकि इससे क्लैरिटी रहती है, एक कनेक्टिविटी बनती है। जब आप थ्रू आउट द मॉडर्न इंडिया पूरा पढ़ लेंगे तो एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी आपके दिमाग में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद है नीनो दा कुन्हा। इसके बाद आया था, सबसे पहले कौन सा आया हमारा दोस्तों, फ्रांसिस दी अल्मीदा। उसके बाद आया अल्फांसो दी अल्बुकर्क। उसके बाद आया नीनो दा कुन्हा। नीनो दा कुन्हा, बस इस नाम याद रखने, और नीनो दा कुन्हा ने क्या किया भाई, इसमें बस एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। भाई साहब ने हेडक्वार्टर जो है पोर्टुगीज गवर्नमेंट जो था वो कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया, बस। एंड गोवा बिकेम द कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज सेटलमेंट्स इन इंडिया। नीनो दा कुन्हा ने क्या किया कि कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया कैपिटल, और तब उसके बाद से गोवा जो है दैट वाज द मेन एंड इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज सेटलमेंट्स, ठीक है। बस इतना याद रखना, इन द कुनागा। चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर को जल्दी जल्दी करना है यार, इसमें इतना टाइम नहीं देना होता है, बस फैक्ट्स याद रखने, वही मैं बता रहा हूँ आपको, बस फैक्ट्स याद रखने। एक पोर्टुगीज स्टेट था, ठीक है, इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ें ये हैं कि पोर्टुगीज जो है बेसिकली इनका रिलीजियस पॉलिसी भी काफ़ी ज़्यादा नैरो माइंडेड थी, मतलब कि या पढ़ेंगे अभी कि इन लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए कुछ ज़्यादा ही सोचा था। इन लोगों का ध्यान ये था कि नहीं यार, पहले क्रिश्चियन बना दें, हिंदू क्रिश्चियन बनाना है, मुसलमानों क्रिश्चियन बनाना है, सबको क्रिश्चियन बना देना। तो इन लोग मिशनरीज भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा करते थे, और पढ़ेंगे आप कि जहांगीर के अकबर के टाइम पर गए थे, इन लोगों ने मिशनरीज भेजी भी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ठीक है। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मिलिट्री पोस्ट एंड सेटलमेंट्स, हाँ ये बस ज़रूर है कि याद रखिएगा, सैन थॉमस ये चेन्नई में है, और नागापट्टिनम इन तमिलनाडु यूज टू बी कॉल्ड एट दोज टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे पोर्टुगीज के, ठीक है। कैनानौर, कोचिन, कैलिकट, मैंगलोर, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस टाइम पर, क्योंकि पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे। गोवा था तुम्हारा सेंटर, लेकिन सिर्फ गोवा में सबसे सारी चीज़ थी, उसके अलावा भी जो स्टेट्स थे, पेरीफेरीज थे, कैनौर, मैंगलोर, कोचिन, कैलिकट, यहाँ पर भी इन्होंने अपने धीरे धीरे दबदबा बनाना चालू कर दिया था। तो ये सब नाम आपको इनके साथ बस अटैच रखने, नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक चलते हैं। द फर्स्ट वन वॉज ऑल्सो टू लीव दिस लैंड। सबसे पहले भी आए थे, और सबसे आखिर में ये लोग गए। मतलब सबसे पहले मैंने शुरुआत में बताया था आपको, सबसे पहले कौन आया, पोर्टुगीज आए, पोर्टुगीज के बाद कौन आया, इंग्लिश आए, इंग्लिश के बाद कौन, डच, डच के बाद कौन आया, फ्रेंच आए। तो पोर्टुगीज जो थे वो सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में गए, ठीक है। याद रखना है आपको, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द पर मैंने बताया कि प्रमोट क्रिश्चियनिटी एंड विश टू प्रोसिक्यूट ऑल मुस्लिम्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इससे यूपीएससी को कोई लेना है आपसे, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। 2-3 मिशन भेजते रहे कि भाई बदलाव हो, धर्म परिवर्तन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि अकबर का रेन था उस टाइम पर। क्वेश्चन ये हो सकता है कि ड्यूरिंग विच रेन द यूरोपियंस वर सेंडिंग देयर मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर द रिलीजन कन्वर्जन, ड्यूरिंग विच रेन, अकबर, जहांगीर, है ना, बहादुर शाह जफ़ार, ये सब डालेंगे।
बहादुर शाह जफर तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो काफ़ी एंड में था। अकबर, अकबर का डाल देंगे। तो उस टाइम में याद रखना आपको कि अकबर, अकबर के टाइम में भेजा गया था, और अकबर ही वहाँ पे फतेहपुर सिकरी में जो लगती थी दरबार लगती थी, वहाँ पर आए थे ये लोग। क्योंकि अकबर तो है जो कि रिलीजियसली काफ़ी ओपन था, वो बोलता था कि यार मैं सारे धर्मों को सुनूंगा, समझूंगा, है ना। चलो, पोर्टुगीज लॉस फेवर विद द मुगल्स। अब हुआ क्या है कि देखिए मेरी बात सुन, देखिए हुआ क्या है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस थे। अब इंग्लिश को भी पता चला कि भाई ऐसा तो है नहीं कि अब एक छुपा हुआ रूट जो था इंडिया की तरफ वो हमेशा छुपा ही रहेगा, कभी ना कभी पता चलना ही है, खुलासा तो होना ही है। अब आपने कोई सुंदर जगह देखी है जहाँ पर काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, ऐसा नहीं है कि वो एक जगह हमेशा छुपी हुई रहेगी, कभी ना कभी किसी को वो जगह पता चलेगी और आदमी ढूंढते ढूंढते आएगा। तो है ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ नीड, ठीक है। तो वही हिसाब है कि अब पैसा सबको चाहिए था, रिसोर्सेज इंडिया में इतना ज़्यादा था, तो इंग्लिश वालों ने भी ढूंढ लिया। ये याद रखना है आपको, विलियम हॉकिंस, ये क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। ये कॉन्टिन्यूस है, चाहे पीसीएस आपका जेके पीसीएस हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे कोई भी हो, ये क्वेश्चंस हमेशा इससे उठते रहते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके कोर्ट में आया था? दैट वाज जहांगीर, ये याद रखना है। किस लिए आया था? टू रिक्वेस्ट, ऑब्वियसली परमिशन चाहिए था कि बिजनेस करूँ मैं इंडिया में, ठीक है। अब पॉइंट इज दैट कि आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। हॉकिंस न्यू द टर्की लैंग्वेज वेल, काफ़ी वेल पर्सिफाइड था लैंग्वेजेस में, तो यूज़ करता था, तो काफ़ी ज़्यादा पटा लिया था उसने एक तरह से जहांगीर को, और जहांगीर ने उसको जॉब पे भी रख लिया इनफैक्ट। ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि बट कैप्टन हॉकिंस वॉज अनेबल और अनसक्सेसफुल टू होल्ड अ डिसीजन और होल्ड अ पर्टिकुलर मीडियम बिटवीन फॉर द बिजनेस इन इंडिया। ये ऑप्शन हो सकता है जो कि गलत है, कि नहीं जहांगीर को इतना इम्प्रेस्ड हो गया था, जहांगीर इम्प्रेस्ड हो गया था हॉकिंस से कि उन्होंने उसको जॉब में रखा था, मनसबदार के जॉब। बस इतना याद रखना। अब ये मैटर नहीं करता है कि 400 है सैलरी ऑफ 30,000, ये सब मैटर नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी बात एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, अगर पढ़ ही रहे हैं तो ये बेसिकली पीसीएस और उन सब के एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तो नहीं है ये, कि he also asked Hawking to marry to daughter of Armenian Christian named Mubarak Shah, ठीक है। तो who was asked मतलब who married the Armenian Christian daughter मुबारक शाह, ठीक है। तो ये बन सकता है, हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत ज़ीरो है, लेकिन फिर भी क्या पता, कुछ भी हो सकता है आजकल एग्जाम्स में। गूगल जरूर कुछ भी पूछ देते हैं, पता भी नहीं चलता कि क्या पूछने वाले हैं और क्या उनका सेंस होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ एक्ट्स ऑफ पायरेसी, ये अभी पढ़ेंगे हम लोग। इतने चोर हो गए थे पोर्टुगल्स, ये सबसे बड़े ना जो रीजंस था पोर्टुगल का इंडिया में एंड होने का, उसमें से वन ऑफ द रीजन ये भी था यार, कि इतनी पायरेसी करते थे, इतनी चोरी करते थे शिप्स में वगैरह में, ठीक है। हिंदूज मुस्लिम्स बेसिकली यही तो मेजोरिटी में थे उस टाइम पर। इन सबको कार्गोज में बांध के रखना, इम्प्रिजन करना, मतलब एक तरीके से धीरे धीरे इन्होंने वायलेंस चालू कर दिया था, चीज़ों को चुराना चालू कर दिया था। बता रहे हैं कुछ, बेच रहे हैं कुछ और, खरीद रहे हैं कुछ, बता कुछ और रहे हैं। तो उस टाइम पे जहांगीर और जो मुगल एम्परर था उन लोग को भी समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, क्योंकि पायरेसी हो रही थी, झूठ बोला जा रहा था, छुपाया जा रहा था, है ना। तो ये सब रीजन है। कैप्चर ऑफ हुगली उस टाइम पर जो मैंने बताया, कैलकटा, कैलिकट, ये सब जो था आसपास, जो भी देखिए ये याद रखिएगा कि जब भी यूरोपियंस आए थे तो फर्स्ट समुद्र से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली समुद्र वाले एरिया में आएंगे ना पहले यार। समुद्र वाला एरिया जो है तो आपका बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी जिसे बोलते हैं, तो वो भी तो एक वही था। और जहाँ पर सी रूट है, जहाँ से आसानी होगी पहुँचने में, इंडिया के कॉर्नर्स हैं, तो वन ऑफ द कॉर्नर्स वॉज हुगली, बंगाल। हुगली था, तो हुगली भी एक सेंटर था इन लोगों का, और इन लोगों ने मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट कर दिया था वहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि दीज वर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पोर्टुगल्स, ठीक है। चलिए, स्लेवरी चालू कर दी थी इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आ सकता है दोस्तों, स्टूडेंट्स, ये आ सकता है कि पूछ सकता है यूपीएससी तक, इनफैक्ट सभी तरह से पूछ सकता है कि क्या पोर्टुगल्स के टाइम में स्लेवरी थी कि नहीं थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगा कि यार उस टाइम में स्लेवरी तो नहीं थी, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जाकर स्लेवरी चालू हुई थी। नहीं, जबकि स्लेवरी पोर्टुगल्स के टाइम से ही शुरुआत हो चुकी थी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ द पोर्टुगल्स मैं बता ही चुका हूँ। रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द पोर्टुगल्स, इन लोगों को धर्म पे कुछ ज़्यादा ही लेना देना था, ठीक है। ट्रेड प्रैक्टिसेस, झूठ बोलते थे, कुछ भी करते थे। ब्राज़ील में जो था इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और टॉर्सिडस का मैंने बताया था आपको, स्पेन का और पोर्टुगल का, वो एक जो ट्रीटी ऑफ टॉर्सिडस नहीं बताया था मैंने, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न था। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीज़न कॉन्सिक्वेंसेज था कि पोर्टुगल का प्राइस कम होना या उनका ख़त्म होना पावर इंडिया में, ठीक है। सी रूट जो था वो पहले सिर्फ इनके पास था, या शिप मेकिंग जो था एक आर्ट, वही ये लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे उस चीज़ में, बट नाउ इट वाज इंग्लिश ऑल्सो, Britishers that we call as, कि they were also good at now in making art of making ships and sea routes, ठीक है। तो धीरे धीरे ये लोग खत्म होते गए।
उसके बाद भैया आए कौन आपके, इंग्लिश के बाद कौन आया आपके, डच, है ना। देखिए डच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेंच भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बेसिकली आपका इंग्लिश है और इंपॉर्टेंट थे पोर्टुगीज। पोर्टुगीज का हो गया टॉपिक हमारा ख़त्म, ज़्यादा इसमें है नहीं कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस आपको ये हो सकता है कि देखिए ज़्यादातर सिग्निफिकेंस अगर पूछा जाए पोर्टुगीज में तो मैं आपको बस ये बताऊंगा और आप बस सुनते जाइएगा। कैनन्स शिप में, ठीक है, एक यूरोपियन एरिया का इमर्जेंस ऑफ नेवल पावर जो होता है, जो शिप का नेवल पावर जो शुरुआत हुई थी, इंग्लिश ने जो आर्ट ऑफ लर्न ऑफ मेकिंग शिप्स किया था वो पोर्टुगीज से ही सीखा था, ठीक है। स्किलिंग, गोल्ड स्मिथ्स, सिल्वर स्मिथ्स जो ये थे, आर्ट ऑफ वॉरफेयर जो था, ये सब इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिग्निफिकेंस को भी ये रखे कि हाँ भाई शिप्स जो था वो बनाना सिखाया था पोर्टुगीज ने, ठीक है। यूरोपियन पावर का पहला इमरजेंस जो था वो पोर्टुगल था। दूसरा ये कि यार ऑब्वियसली जब ये लोग आए तो कुछ स्किल्स भी तो साथ में लेकर के आए ना ये लोग, जैसे गोल्ड स्मिथ हो गया, सिल्वर स्मिथ हो गया, है ना, आर्ट ऑफ वॉरफेयर हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली एडवांस वेपन्स आपके साथ तो वॉरफेयर तो आप करेंगे और बेहतर आप तरीके से वेपन साथ करेंगे। बस ये इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं। पेंटर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, ये सब स्कल्प्टर हो गए, ये सब बाहर से जो आए थे, है ना, मिशनरीज के साथ। चलिए बस इतना है। तो यहाँ तक मास्टर्स ऑफ इम्प्रूव टेक्निक सेट सी ये मैं बता चुका हूँ आपको, बस इतनी चीज़ याद रखनी है और ज़्यादा यार जाना नहीं है इसमें। डच का है इतना, ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है डच का, ठीक है। एक नाम है कॉर्नेलिस डी हॉटमैन, ये है फर्स्ट डचमैन। सुमत्रा मंतमैन, उतना ना डच के बारे में है नहीं, क्योंकि बड़े डरपोक से लोग थे ये लोग, आए बहुत जल्दी आए, बहुत जल्दी निकल लिए। इन लोगों ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, ज़्यादा लूट पाट मचा नहीं पाए इंडिया में ना, ये लोग ज़्यादा बर्बादी कर नहीं पाए हम लोगों के साथ। तो बहुत कम समय के लिए आए थे और बहुत कम समय के बाद निकल भी गए थे ये लोग, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, ज़्यादा कुछ है नहीं इनके लिए पढ़ने के लिए। अगर है भी एक तो बैटल ऑफ बेडारा है, BEDARA, बैटल ऑफ बेडारा, जो कि डिफीट ऑफ डच का एक मार्क था कि इस बैटल के बाद ख़त्म हो गया था डच का सेटलमेंट, सारा कुछ एंड हो गया था इंडिया में। और वही बात है कि मसलिनीपट्टम, ठीक है, इन आंध्रा, बता दो ना, सारा सी रूट्स जो भी आसपास समुद्र के आसपास के इलाके, वहाँ पर ही इन लोगों के सेंटर्स बन रहे थे। तो अब इसमें ये है कि डू स्टैब्लिश फैक्ट्रीज, ये है ना, ये पूरा जो है ये एरिया, इसमें यह है कि डू स्टैब्लिश फैक्ट्रीज ऑन दिस एंड दिस, इतना याद करने की ज़रूरत है नहीं यार, ठीक है। डेथ सेंटर से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं तो इस पर इतना फोकस मत करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया, वही है सारी चीज़ें, कुछ ज़्यादा इसमें रीज़न है नहीं। बैटल ऑफ बेटारा हुआ, खत्म हुई कहानी, बैटल ऑफ हुगली, खत्म हो गई कहानी, इतना है नहीं, इससे पूछा जाएगा नहीं आपको इतना, तो इसमें इतना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी है, ठीक है। अब प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी है कि इसमें क्या है कि हॉकिंस के बाद फिर भाई थॉमस है ना। थॉमस ने जो है पोर्टुगीज के अगेंस्ट वॉर तो किया ही था और सूरत में फैक्ट्री डाल दी। हॉकिंस आए थे कोर्ट ऑफ जहांगीर में, ठीक है, वो कोर्ट ऑफ जहांगीर में आए परमिशन टू स्टैब्लिश ट्रेड सेंटर एट सूरत, लेकिन जहांगीर ने मना कर दिया, ठीक है। हॉकिंस आए थे, ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में आए थे, लेकिन ड्यू टू डिड नॉट सक्सीड ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज, नहीं है। उसके बाद दोबारा भाई बड़ा आदमी आया, वो है थॉमस, कैप्टन थॉमस। कैप्टन थॉमस ने बना लिया, कर लिया उसने डील, और उसने सबसे पहली फैक्ट्री खोल दी सूरत में। फिर उसके बाद और इम्प्रेस्ड होने के बाद जहांगीर साहब ने, आप पढ़ते जाएंगे अभी आप इसमें, बस कहानी की तरह इसको याद करते जाइए कि जहांगीर साहब ने कहा कि भाई लो, मैं तुम्हें फरमान देता हूँ, परमिशन लेटर, फरमान मतलब परमिशन लेटर, थॉमस को, कैप्टन थॉमस रो उनका नाम था, रो, कैप्टन थॉमस रो, कि भाई तुम आगरा, अहमदाबाद और भरूच, तुम इन तीनों जगह खोल दो फैक्ट्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और खोल दो, मैं तुम्हें फरमान देता हूँ कि तुम बिजनेस करो यहाँ पर अपना। तो पहली ट्रेडिंग फैक्ट्री जो थी वो सूरत में खोली थी, किसने, सर थॉमस रो ने। किसने, ब्रिटिश ने। कौन था ये, ब्रिटिशर था। किसके बाद आया था, हॉकिंस के बाद था, कैप्टन हॉकिंस के बाद आया था, ठीक है, इतना याद हुआ। चलिए, बॉम्बे वॉज मेड दी हेडक्वार्टर्स ऑफ बाय शिफ्टिंग द सीट ऑफ द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। अब देखिए इन सब चीज़ों में क्या है ना, ज़्यादा यहाँ पर अभी है नहीं पढ़ने के लिए, बस इतना है कि आपको इसमें डेट्स याद रखनी है। सिविल सर्विसेज आपको डेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पूछता है, जैसे कि ये 1662 है, ठीक है। 1630 में जहांगीर ने कब फरमान जारी किया था, परमिशन लेटर दिया था। फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री कहाँ बनी थी, 1615 में जो है हमारा थॉमस रो जो है वो इंडिया आए थे, और उन्होंने और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में फैक्ट्रीज खोली थी। तो ये ईयर्स जो है, ठीक है, 1600 हो गया, 1609 हो गया, 1613, 15, 19, 48, 58, ये पूरा एक टाइमलाइन है आपका, एक पूरा टाइमलाइन है आपका ब्रिटिशर्स का, है ना। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये टाइमलाइन आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कब इस्टेब्लिश हुई, 1600 में हुई, 1600 के बाद से लेकर के एंड तक
जब तक बॉम्बे ट्रेड सेंटर बन गया, ठीक है, गिफ्ट में दे दिया गया, ये सारी चीज़ें आपको बस इनकी डेट्स याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए। इसी बीच में जो हमारे दूसरे निज़ाम्स वगैरह थे ना, जैसे कि सुल्तान वगैरह हो गए, बहादुर शाह हो गए, जहानदार शाह हो गए, फारूक सियार हो गए, रफीदुद्दौराजात, इन सब का भी एक इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि इस टाइम पे डील तो यही लोग कर रहे थे ना। स्लेव्स तो यही बने थे, क्योंकि इनडायरेक्टली काम यही कर रहे थे, लेकिन कुछ पैसों के लिए ये लोग अपने इन लोगों ने अपने एरियाज़ को बिल्कुल मतलब ख़त्म बर्बाद ही कर दिया, बिल्कुल एकदम। कुछ पैसों के लिए इन लोगों ने पूरा, इतने अय्याश थे ये कि उन्होंने कुछ पैसों के लिए बर्बाद ही कर दी, पूरी कहानी ख़त्म कर दी, लोटा दलवा दिया बिल्कुल, कहा जाता है। तो न्यू स्टेट्स ऑफ हैदराबाद था, बंगाल था, अवध था, पंजाब था, जो कि इस्टेब्लिश्ड होते गए थे, होते गए थे। फिर इसी बीच में इंग्लिश कंपनी ने गोल्डन फरमान, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा जो है, ठीक है, उससे भाई 1632 में उससे एक गोल्डन फरमान मिला। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी इस चीज़ से, चाहे जेके पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है हमेशा। गोल्डन फरमान क्या था? गोल्डन फरमान ये था, पेमेंट ऑफ 500 पगोडाज अ ईयर, प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा। मतलब गोलकोंडा में विदाउट टैक्सेशन, कुछ टैक्स वैक्स नहीं देना है, कोई चार्जेस नहीं देना है, कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी है, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं पे करनी है, आप करो बस। 400-500 पगोडाज अ ईयर जो है वो पेमेंट कर दो आप। और किसने दिया था? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने। गोलकोंडा में तो भाई सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ही कहेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इंग्लिश ने और बढ़ाया तो भाई हरिहरपुर इन महानदी डेल्टा, पालासोर जो कि उड़ीसा में है, ये यहाँ तक ये लोग पहुँच गए। और ऐसा धीरे धीरे पूरा इंडिया कवर करने लग गए थे ये लोग। और इसलिए तो ये लोग एक्सट्रीम, एक सुप्रीम पावर ऑफ बन गए थे, मतलब इंडिया का। समझ रहे हैं आप? फुटहोल्ड इन बंगाल। अब बंगाल के साइड हम लोग पहुँचे, तो बंगाल के साइड दोस्तों कुछ नाम आते हैं, जैसे कि शाह शुजा हो गया, ठीक है, बहादुर शाह हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाही बेखबर। ये याद रखिएगा कि बहादुर शाह को शाही बेखबर भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा बेखबर रहता था, वो इतना याश था, उसको पता ही नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। और देखिए, बहादुर शाह को बोलते थे शाही बेखबर, और मोहम्मद शाह को बोलते थे रंगीला। रंगीन मिजाज का आदमी था, हमेशा मुजरा वगैरह कराते रहता था वो अपना बैठ करके। अय्याश, वो भी अय्याश, अच्छे वाले अय्याश थे ये लोग। पैसा आता था, उड़ाते थे, पीते पाते खाते थे अपना, कोई लेना नहीं था कि क्या चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं, पॉलिटिकली जीरो हो चुके थे ये लोग बिल्कुल दिमाग से। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखना। इसमें इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है, इसमें बस आपको ना डेट्स याद रखनी है। जैसे कि 1709 में बहादुर शाह, शाही बेखबर जो था, ठीक है, वो था। उसके बाद जहानदार शाह आया 1712 में। फिर फारूक सियार आया। ये टाइम में बताते जा रहा हूँ कि इसके बाद आते गए। सबसे पहले कौन है? बहादुर शाह 1709 में। उसके बाद फिर जहानदार शाह 1712 में। फिर फारूक सियार, वो आया आपका 1713 में। फिर आया रफीदुद्दराजत, वो आया आपका 1717 में। तो क्वेश्चन बेसिकली आपका ये है कि 1717, 1709, 1712, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बहादुर शाह, जानदार शाह, फारूक शाह, रफीदुर्जा, इन सब के नाम दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। इसके डीप में जाना ही नहीं है आपको कि क्या हुआ, इन्वेजन हुआ, कब हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। यूपीएससी उतना डीप नहीं जाता। अगर यूपीएससी को फैक्चुअल पूछना है तो वो इसी तरीके से फैक्चुअल पूछेगा आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्ट विलियम बता चुका हूँ आपको, चेन्नई में था उस टाइम पर, लेकिन ये एक सेटलमेंट था। ठीक है। और इंग्लिश के ही द्वारा किया गया था 1700 में। 1700 में एक तरीके से ये बनाया गया कि सेटलमेंट किया गया था कि ईस्टर्न प्रेसिडेंसी जो कलकत्ता की है, उसके जो सबसे पहले प्रेसिडेंट बनेंगे वो चार्ल्स आयर बनेंगे। इतना नाम रखने की ज़रूरत है नहीं आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अननेसेसरली आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है यार। जो आप पहली बार दे रहे हैं एग्जाम यहाँ से, तो वो रिविजन मिस करते हुए रहे, क्योंकि यकीन मानिए कि इन्हीं सब से ही क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, और दिमाग आपका और खुल सकता है इन पढ़ते हुए चीज़ों में। ठीक है। फर्रुख शियार फरमान आया था, ये याद रखिएगा। इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं दोबारा। यूपीएससी को कोई दिक्कत नहीं है, वो पूछ सकता है दोबारा। तो भाई फर्रुख शियार का फरमान क्या था? 3-4 पॉइंट्स हैं, वो याद रखने आपको, बस दिमाग में। ये फरमान था फर्रुख शियार का भाई कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कस्टम ड्यूटी से हटा दिया जाए। 3,000 रुपये देंगे आप साल का। ठीक है, साल का 3,000 रुपये दीजिए, और जो कस्टम ड्यूटीज़ है ना, सब सब हटा दिया आपका। करो मुफ्त में एकदम काम करो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तुम जितना करना है करो करो। ठीक है। दस्तक अब कंपनी दे सकती है, मतलब अब कंपनी खुद से 10 तक पासेस दे सकती है। पास दे सकती है कि हाँ नहीं, हमें यहाँ सामान भेजना है, हमें वहाँ भेजना है, हमें ये खरीदना है, हमें वो खरीदना है। ठीक है। वो और ज़मीन उधारी पे ले सकती है। अब जैसे कि देखिए, इसको बस 3-4 पॉइंट याद करने का इजी तरीका क्या है कि भाई हमें बिज़नेस बढ़ाना है, तो बिज़नेस बढ़ाने पे भाई हम बोलेंगे कि जो वहाँ पे थी कि भाई कस्टम्स हटा दीजिए, हम साल का एक एनुअल पेमेंट ले लीजिए हमसे, कस्टम्स हटा दीजिए, चलो भाई ये हो गया। अब हमें और सामान खरीदना है और बेचना है, इधर उधर जाना है, तो भाई हमने 10 तक फरमान खुद कर लिए, पासेस खुद से बनाना चालू कर दिया।
अब भाई इतना सामान बढ़ रहे हैं, 3,000 रुपये पे भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, तो हमें ज़मीन भी और खरीदनी होगी क्योंकि फैक्ट्री और डालनी होगी। तो भाई इन लोगों को परमिशन मिल गई कि और भी ज़मीन ये लोग लैंड्स दे सकते हैं कलकत्ता के अराउंड रेंट पर। ठीक है, ट्रेड में ड्यूटीज़ इन लोग को मतलब मिल ही गया था। मतलब एक तरीके से समझिए कि अगर इस तरह के ऑप्शन आएंगे ना, तो ये समझिए कि जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम दिखाया जा रहा है ब्रिटिशर्स का, वो ऑप्शन सही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए। हाँ, कॉइन्स ऑफ द कंपनी मिंटेड एट बॉम्बे, कंपनी ने अपने कॉइन्स भी चालू कर दिए थे। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में या आपकी जेकेपीसीएस में कि सबसे पहला कॉइन किसका मिंटेड चालू हुआ था, ब्रिटिशर्स का या पोर्टुगीज का। तो इट वाज ब्रिटिशर्स हु स्टार्टेड मिंटिंग देयर कॉइन्स एंड थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। अब वो कैपेबल एप्लीकेबल था, मतलब वो टेंडर हो सकता था, कहीं भी आप खरीद सकते थे उसको भी बेच करके। ठीक है, चलिए। मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनीज नॉट सो इंपॉर्टेंट, फ्रेंच का था एक, बस ज़्यादा चीज़ें है नहीं इसमें। पौंडीचेरी तो बेसिकली जो आपको चीज़ें याद रखनी थी कि पौंडीचेरी में इन लोगों सेटलमेंट हुआ था। हाँ, लेकिन इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। क्या है वो? नहीं, रिस्पेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रीटीज वो नहीं है। इसके 3 वॉर्स हुए थे आपके। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, देखिए जैसे ये है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, एंड हेयर इट इज दी, आपके साथ बुक तो खुली ही होगी, दी थर्ड कार्नेटिक वॉर। काफ़ी ज़्यादा लंबा है ये, थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो अब हम लोग बस इतना समझते हैं कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ था। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में रिजल्ट क्या था, आपको ये कुछ याद नहीं करना है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कैसे लड़े थे, कहाँ लड़े थे, नहीं। फर्स्ट वॉर का ट्रीटी क्या हुई थी? एक्सला चैपल, ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो हुआ था उसका एंड क्या था? एक्सला चैपल था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वॉर हुई, कार्नेटिक वॉर हुई, उसका था फ्रेंच एंड इंग्लिश पावर जो थे उसमें इनकॉन्क्लूसिव था, वो इनकॉन्क्लूसिव था। ठीक है, कुछ कोई ट्रीटी वगैरह कुछ साइन नहीं हुई। थर्ड कर्नाटिक वॉर में दोस्तों आपका ट्रीटी हुआ था जो कि ट्रीटी ऑफ पेरिस था। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आप बुक में चेक करिए, ये देखिए रिजल्ट है, रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंस, बैटल ऑफ वंडी वॉश, ये आपका हो गया थर्ड वॉर में आपका बैटल ऑफ वंडी वॉश आया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस हुआ आपका 1763 में, फ्रेंच को दोबारा से फैक्ट्री जो उनकी थी वो रिस्टोर कर दी गई, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक दूसरे का खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो इतना बस याद रखना कि आपको 3 वॉर्स याद रखने हैं। कार्नेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये नाम दिया गया था इन्हीं लोगों के द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा ये नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग दोबारा आगे का देखते हैं कि रीजंस क्या थे। हालांकि बहुत कम टॉपिक रह गया है लेकिन ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो बस इतना है कि ठीक है, यहाँ तक आप लोग फिलहाल बस चलते जाइए साथ में, और दोबारा मैं कल आपके साथ एक और लेक्चर में मिलता हूँ, या एक दिन में एक लेक्चर आपको आ जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पीड और बढ़ाएं ताकि मॉडर्न इंडिया हम लोग जल्दी कंप्लीट कर दें। और एक दिन में मैं जो अब लेक्चर लूँगा 30 मिनट का, उसमें बाकी के 2-3 चैप्टर्स भी ऐड ऑन करते जाऊँगा ताकि 10-12 दिन के अंदर आपका मॉडर्न इंडिया पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए।